हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें आप पढ़ रहे थे मेंडल्स लॉ के बारे में। आपने मेंडल के तीनों लॉज को पढ़ लिया है यहाँ पे, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों लॉज आपने पढ़े हैं, आपने देखा है कि इनका रेशियो किस प्रकार से आता है, एक्सेप्शन अगर है तो कौन कौन से एक्सेप्शन है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक नए टॉपिक की, जिसमें आप पढ़ेंगे लिंकेज के बारे में, देखेंगे लिंकेज क्या होता है, किस प्रकार से आप लिंकेज को शो करते हैं अपने क्रॉस में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास हमारे पास पहला लॉ आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके आपने एक्सेप्शन देखे हैं। और पहला जो एक्सेप्शन था वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम आपने देखा। फिर आपने दूसरा जो एक्सेप्शन था, दूसरा जो अपवाद हमारे पास आया है वो है को डोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेकेंड लॉ हमारे पास आया था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें आपने कहा था कि यहाँ पे जब भी गैमीट बनते हैं तो जो जीन होते हैं उसके जो एलील होते हैं वो अलग अलग गैमीट में जाएंगे और हर एक गैमीट में सिंगल एलील यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा था कि इस लॉ के कोई भी एक्सेप्शन नहीं आते हैं। और तीसरा लॉ आपके पास आया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जिसमें आपने कहा था कि जो भी यहाँ पे गैमीट बन रहे हैं वो स्वतंत्र हैं कि किस गैमीट को किसके साथ फ्यूज होना है। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा और आपने यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखा था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, दो कैरेक्टर को लिया था और दो वो कैरेक्टर कौन से थे, सीड कलर, ठीक है। सीड कलर में आपने क्या कहा, सीड कलर या तो येलो होता है या कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा सीड का शेप होगा या तो राउंड है या तो कैसा है, रिंकल्ड है, ठीक है। आपने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखा, और जब आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस को किया तो आपके पास कितने, यहाँ पे जो रेशियो आया था वो है 9:3:3:1। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये जो रेशियो है वो आपको ध्यान में रखने, आपको ये पता होना चाहिए 9। जो यहाँ पे आपके पास F2 जनरेशन में प्लांट आए थे वो कैसे थे, आपने कहा वो राउंड थे और येलो थे। 3 कैसे थे, वो येलो थे लेकिन रिंकल्ड थे, ठीक है। 3 कैसे थे, वो राउंड थे लेकिन ग्रीन थे, और एक कैसा था, यहाँ पे ग्रीन है लेकिन रिंकल्ड है। अब आपसे कहा जाता है कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन कौन कौन है इनमें से। आपने कहा पहला जो 9 वाला है और जो लास्ट वाला है, ठीक है। जो 9 वाला, जो 9 आए हैं वो आपने क्या कहा, ये क्या था, डोमिनेंट पेरेंट था, ठीक है। और जो 1 वाला था वो कैसा था, यहाँ पे रेसेसिव पेरेंट था। इतनी बात क्लियर है। बाकी जो आपके पास 6 नए प्लांट्स आए हैं, जिसमें से 3 कैसे थे, येलो थे और रिंकल्ड थे, और 3 कैसे थे, यहाँ पे ग्रीन था और राउंड था। ये आपके पास नए कॉम्बिनेशन आए हैं। नए कॉम्बिनेशन क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैमीट बने हैं वो स्वतंत्र थे आपस में, ऐसा नहीं था। हमने क्या बात की है, हमने कहा कि आपने पेरेंट कैसा लिया है, येलो कलर के साथ राउंड बीज, पीले कलर के साथ गोल उसकी शेप थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि F2 जनरेशन में पीले कलर के साथ यहाँ पे गोल ही शेप आई है। आपने देखा पीले कलर के साथ रिंकल्ड शेप भी यहाँ पे आई है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे गैमीट थे वो स्वतंत्र थे आपस में कि किस गैमीट को किसके साथ फ्यूज होना है, ठीक है। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। और आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपको रेशियो दिखाया गया है 9:3:3:1, वो कैसा रेशियो होगा, वो है फेनोटिपिक रेशियो। आपसे फेनोटिपिक रेशियो ही पूछा जाता है। अगर आप जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, आप कहेंगे 1:2:1:2:4:2:1:1। अब आपने ये देखना है, आपको इस प्रकार से दिखाया गया है कि इसमें से कितने यहाँ पे कैसे थे, प्योर थे। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, हमने कहा अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो आपने क्या देखा, आपके पास जीनोटिपिक रेशियो आया था 1:2:1:2:4:2:1:1।
ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले वाले देखें, हमने कहा ये सबसे पहला जो आपके पास आया है वो आपको क्या बता रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो प्योर कैसा होगा, येलो होगा, राउंड होगा। तो हमने कहा प्योर का मतलब क्या है, जिसमें क्या है, जो दोनों एलील है वो सेम ट्रेट के लिए कोड कर रहे होंगे। ठीक है। कैरेक्टर हमारे पास दो आ गए हैं, दो कौन सा है, हमने कहा येलो है, हमने कहा राउंड है, दो कैरेक्टर हैं। ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पे जब जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं तो हमने कहा कि कौन ऐसा प्लांट है जिसके सीड कैसे हैं, प्योर येलो कलर के हैं और प्योर कैसे हैं, राउंड है। तो यहाँ पे हमने कहा कि येलो के कितने दो एलील यहाँ पे हैं और दोनों एलील क्या कर रहे हैं, सेम ही ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं। अगर आपने कहा यहाँ पे y आएगा, येलो के लिए क्या आएगा, y। ठीक है। अब ये दोनों ही एलील क्या कर रहे हैं, सेम ही ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं। अगर हम बात करें कैपिटल Y और स्मॉल y की, तो आपने क्या कहा, कैपिटल Y क्या बता रहा है, येलो को बता रहा है, स्मॉल y किसे बता रहा है, आपने कहा ग्रीन को बता रहा है। लेकिन जब आपने बात की तो ये भी येलो को बताएगा और ये भी क्या बताएगा, येलो को बताएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, दोनों एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपने कहा कि येलो क्या है, येलो कलर के लिए दोनों एलील क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस है। राउंड के लिए आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, एलील है वो क्या है। तो ऐसा प्लांट जो कि शुद्ध रूप से कैसे है, उसके बीज गोल है और कैसा है, कलर येलो है, तो आपको सिर्फ एक ही ऐसा यहाँ पे क्या दिखेगा, प्लांट दिखेगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप हर एक को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आप देखेंगे कि कौन कैसा है, हाइब्रिड है, और कौन यहाँ पे कैसा है, प्योर है। तो इसी के आधार पर आपके पास ये क्या आया है, जीनोटिपिक रेशियो आया है। ये अगर आप याद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है ये वाला रेशियो। आपसे पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बताइए F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में रेशियो क्या आया आपके पास, ये आया है। ठीक है। आपके पास पूछा जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बताइए। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बताइए, तो आप कोई भी रेशियो बता सकते हैं। आपके पास दो रेशियो आए थे, 3:1 आया था और 1:2:1 आया था। आप कोई भी बता सकते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जीनोटिपिक रेशियो बताइए, तो आप फिर क्या करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो बताएंगे, जो कि आपका ये वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि फिनोटिपिक रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे ये वाला है। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन के लैंग्वेज से। क्वेश्चन ये कह सकता है कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताइए। आप दोनों बता सकते हैं। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसका आप रेशियो बताइए F2 जनरेशन का, तब भी आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे और हमारा जो नया टॉपिक था वो है लिंकेज। क्या होता है लिंकेज, जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है, लिंकेज का मतलब है कि कोई चीज ऐसे जुड़ी होगी, लिंक होगी एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो लिंकेज का मतलब क्या होता है, देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंकेज को डिस्कस करेंगे। लिंकेज क्या होता है, देखिए हमने कहा ये क्रोमोसोम है। ठीक है। इस क्रोमोसोम पे क्या है, जीन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो जीन है वो है कैपिटल ए, स्मॉल ए। अब हमने क्या कहा, जब आप बात कर रहे थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो आपने कहा कि जब गैमेट बनेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से सेग्रीगेट हो जाएंगे। सेग्रीगेट हो गई तो आपने क्या देखा, कैपिटल ए यहाँ आ गया है, स्मॉल ए यहाँ आ गया है। ये आपने बात की थी। ठीक है। ये तो थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने कहा कि कोई भी जो जीन है, जीन के जो एलील है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं और गैमेट में क्या होता है, एक सिंगल एलील प्रेजेंट रहता है। ये तो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन क्या होगा जब इसी क्रोमोसोम पे क्या होंगे, यहाँ पे इसी क्रोमोसोम पे, अब आपको ये पता है कि ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन होता है, बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा जीन आ गया है, वो है, एक है कैपिटल बी और ये है स्मॉल बी। ठीक है। क्या हुआ, इसी जीन पे दूसरा यहाँ पे क्या, इसी क्रोमोसोम पे दूसरा यहाँ पे जीन प्रेजेंट है।
अब क्या होगा, जब गैमीट बनेंगे तो आपने क्या देखा, ये दोनों एक साथ जाएंगे, कौन, कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ चले गए हैं, और यहाँ पे जब बना तो आपने क्या देखा, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी एक साथ आ गए हैं। क्या हुआ यहाँ पे, हमने कहा कि जो जीन है वो क्या होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, जीन के एलील सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब क्या होता है उसी क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट हैं, तो जब भी यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों क्या जाएंगे, दोनों यहाँ पे साथ जाएंगे और ये दोनों यहाँ पे साथ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे से क्या है, लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं लिंकेज। इसको हम क्या कहेंगे, लिंकेज कहेंगे। और ये जो जीन है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आपको ये पता होना चाहिए कि लिंकेज किसे कहते हैं और लिंक्ड जीन किसे कहते हैं। जिन जीन में लिंकेज पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं लिंकेज के बारे में। आपने क्या पढ़ा, लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स, यानी कि लिंकेज दो जीनों का भौतिक जुड़ाव है। ध्यान दीजिए, भौतिक जुड़ाव कहा जा रहा है। आपने जब यहाँ पे देखा, आपने कहा कि ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों हैं, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, और भौतिक रूप से ऐसा नहीं है कि इनमें क्या है, केमिकली ये एक दूसरे से अटैच नहीं है। ठीक है, केमिकली अटैच नहीं है, बल्कि कैसे हैं, भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं। It can also be defined as the process of association of gene close together on the same chromosome. इसे एक ही गुणसूत्र पर एक साथ बंद जीनों के जुड़ाव की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। Linked genes sit close together on a chromosomes, making them likely to be inherited together. यानी कि linked जीन एक गुणसूत्र पर एक साथ बैठते हैं। क्या बोला जा रहा है, जो linked जीन है, हमने क्या बात की थी, दो शब्द आपके पास नए आए हैं। ठीक है, एक तो आपने कहा लिंकेज आपके पास आया है, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या आया है, यहाँ पे लिंक्ड जीन आए हैं। दोनों आपको पता होने चाहिए, लिंकेज क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, लिंक्ड जीन क्या है, जिन जीन में लिंकेज की प्रोसेस पाई जा रही है उसे हम लिंक्ड जीन कह रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो लिंक्ड जीन है एक गुणसूत्र पर एक साथ ही रहते हैं, एक ही गुणसूत्र पे रहेंगे, एक साथ रहेंगे, जिससे उन्हें एक साथ विरासत में मिलने की संभावना होती है, जिससे कि वो क्या करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। अब ये आपने पढ़ा लिंकेज के बारे में, और आपके पास एक और नए शब्द आए हैं, वो हैं रिकॉम्बिनेशन, जिसे आप क्रॉसिंग ओवर भी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो रिकॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होगा, उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। सबसे पहला है टेस्ट क्रॉस, और दूसरा है यहाँ पे बैक क्रॉस। अब सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस का मतलब ही है कि हम टेस्ट करने के लिए कोई क्रॉस कर रहे होंगे। क्या टेस्ट कर रहे हैं, देखिए आपके पास, हमने जब बात की थी, फिर से हम जाते हैं मेंडल्स के लॉ पे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला लॉ, हमने कहा था ये है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, आपने क्रॉस किया, आपके पास F1 जनरेशन ये आई है। ठीक है, इससे पहले आपने क्या करना है, गैमीट को भी दिखाना है। मैंने आपको बार बार कहा है, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे आपको पेरेंट शो करने हैं, गैमीट बनाने हैं, और तब आपको वहाँ पे क्रॉस दिखाना है। तो आपके पास F1 जनरेशन में क्या है, आपने जब क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया, तो आपके पास 4 प्रकार की संतति आई थी। ठीक है, जिसमें आपने कैपिटल टी कहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी आपके पास कितने आए थे, 2 आए थे, और एक आपके पास स्मॉल टी आए थे, ये है F2 जनरेशन। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, आपने F1 जनरेशन में आपको फिनोटिपिक फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे आपने कहा सारे लंबे हैं। ठीक है, लेकिन F2 जनरेशन में जब आपके पास 3 प्रकार की संतति आई, तो आपने कहा एक तो प्योर टॉल है, और एक कैसा टॉल है, हाइब्रिड टॉल है, इसे हमने हाइब्रिड टॉल कहा था, और एक प्योर कैसा था, ड्वार्फ था। तो आपको ये पता करना है F2 जनरेशन का, क्योंकि हमने क्या कहा था कि आप जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आपके पास अलग अलग आते हैं। तो आपको क्या करना है, F2 का यहाँ पे क्या करना है, फिनोटाइप
देखना है। F2 का जीनोटाइप आपने देखना है, फिनोटाइप आपको दिख रहा है, आपने F2 का जीनोटाइप यहाँ पे देखना है। तो F2 का जीनोटाइप जब भी आपको देखना है, आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास संतति आई हैं उनका क्रॉस आप कराएंगे किसके साथ, रेसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, क्या कराएंगे, रेसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले को लेते हैं और हमने इसका क्रॉस किससे कराया है, रेसेसिव पेरेंट के साथ कराया। तो जब आपने कैपिटल टी का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ कराए हैं तो आपको कैसे यहाँ पे मिली है संतति, और टॉल मिली है। इससे आपको क्या पता चला, देखिए हमें क्या करना था, हमें जितने भी F2 जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में हमें यहाँ पे संतति मिली थी, हमें उनका जीनोटाइप देखना था। जीनोटाइप में हमने ये देखना था कि ये प्योर है या ये हाइब्रिड है। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये शॉर्ट है, ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है, छोटा है, आपको छोटा दिख रहा है, तो आपको ये पता है कि ये रेसेसिव पेरेंट था, इसका मतलब दोनों एलील क्या होंगे, यहाँ पे होमोजाइगस होंगे, इसीलिए यहाँ पे बौनापन आया है। आपको पता इन दोनों में करना था कि प्योर कौन है और हाइब्रिड कौन है। ठीक है, सबसे पहले हमने, अब हमें नहीं पता है कि हमने इसे लिया है, हमने कैपिटल टी को लिया है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है या रेसेसिव है, यानी कि कैपिटल टी यहाँ पे कैसा है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस टॉल है। ठीक है, हमने क्या किया, जब हमने इसे लिया तो हमारा जो रिजल्ट आया उसमें अगर आपको सारे ही पौधे कैसे दिखे हैं, लंबे दिखे हैं, इसका मतलब जिस ऑफस्प्रिंग को आपने लिया है, जिस संतति को आपने लिया है वो कैसा है, प्योर टॉल है। क्यों प्योर टॉल है यह बाद में देखेंगे। देखिए ये तो था केस 1, अब आप केस 2 की बात करते हैं। जब आपने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया रेसेसिव पेरेंट से, ये है आपके पास केस 2, तो आपके पास क्या यहाँ पे रिजल्ट आए हैं। ठीक है, आपने क्या देखा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और स्मॉल टी आया। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, दो प्रकार की संतति देखी है, एक में आपने क्या कहा, टॉल है, एक में आपने क्या कहा, ड्वार्फ है। अब देखिए आपको कैसे ही पता चलेगा कि आपने जिस भी संतति को लिया है वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है। अगर आपने प्योर, आपने क्या है, रेसेसिव पेरेंट है, रेसेसिव का मतलब है कि दोनों एलील क्या कर रहे हैं, बौनेपन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसका मतलब F1 जनरेशन में एक जो यहाँ पे एलील आएगा वो किसका होगा, बौनेपन का होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, हाइब्रिड टॉल होता है, जैसे कि यहाँ पे है, तो आपके पास दो प्रकार की संतति आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग गैमीट बने हैं। क्या बने हैं, अलग अलग गैमीट बने हैं, अलग अलग गैमीट बने हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम गैमीट बना के देखेंगे, अगर आपने गैमीट बनाया तो कैपिटल टी बना और स्मॉल टी बना, यहाँ पे दो गैमीट बन गए हैं, और रेसेसिव पेरेंट में एक ही प्रकार के गैमीट बनेगा। ठीक है, तो हम एक ही लिख रहे हैं। तो आपने क्या कहा, अगर कैपिटल टी यहाँ पे फ्यूज हो रहा है तो ये लंबा होगा। ठीक है, और अगर स्मॉल टी यहाँ पे फ्यूज हो रहा है तो ये कैसा होगा, बौना होगा। इसका मतलब जो हमारे पास जो आपने संतति ली है वो कैसी है, प्योर नहीं है, हाइब्रिड है। क्योंकि अगर ये प्योर होता तो यहाँ पे बौनेपन का गुण आता ही नहीं, क्योंकि बौनेपन का गुण तब आएगा जब दोनों एलील यहाँ पे क्या होंगे, स्मॉल टी होंगे। और दोनों एलील कहाँ से आएंगे, एक तो एक पेरेंट से आएगा और दूसरा दूसरे पेरेंट से आएगा। क्या कहा, आपने कहा कि जब यहाँ पे एलील आ रहे हैं तो दोनों पेरेंट से आते हैं, मेल और फीमेल दोनों से आएंगे। तो आपके पास रेसेसिव पेरेंट तो है ही, स्मॉल टी आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन अगर जिस संतति से आप क्रॉस करा रहे हैं अगर दोनों कैसे हैं, कैपिटल टी है, तो बौनेपन का गुण नहीं आएगा, क्योंकि इस पेरेंट के पास, ये जो पेरेंट है इस पेरेंट के पास स्मॉल टी है ही नहीं, स्मॉल टी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे बौनापन नहीं आएगा। आपने जब ये संतति ली तो इस संतति में चांसेस है कि बौनापन आएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास भी एक स्मॉल टी है और इनके पास तो दोनों यहाँ पे स्मॉल टी है। तो आपको क्या पता चला, अगर आप क्या कराते हैं, अगर आप F2 जनरेशन की किसी डोमिनेंट संतति का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं, तो अगर आपके रिजल्ट में सारे लंबे पौधे आएंगे, यानी कि आपने क्या किया, आपने कहा अगर आप F2 जनरेशन का क्रॉस किसी रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं और रिजल्ट में आपको क्या दिखाई दिया है, रिजल्ट में आपको दिखाई दिया कि सारे पौधे लंबे हैं, इसका मतलब है जो संतति आपने ली है वो डोमिनेंट है। दूसरा केस क्या है, अगर आपने F2 जनरेशन का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराया है और रिजल्ट में आपके पास दो प्रकार की संतति बनी है, एक लंबी और एक बौनी बनी है, तो इसका मतलब जो आपने संतति ली है वो कैसी है,
होमोजाइगस नहीं है बल्कि हेटेरोजाइगस है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है, प्योर टॉल नहीं है। ये तो है टेस्ट क्रॉस। बाकी बैक क्रॉस की अगर आप बात करेंगे तो बैक क्रॉस क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का आप किसी भी पेरेंट के साथ जब क्रॉस करा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आपसे मोस्टली टेस्ट क्रॉस यहाँ पे पूछा जाता है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की। क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, देखिए हमने कहा हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। वहीं एक और पेयर बना लेते हैं इस प्रकार से। अब हमने कहा इनके पास क्या है, दो दो जीन है, ये है कैपिटल ए, ये है स्मॉल ए, ये है कैपिटल बी, ये है स्मॉल बी, ठीक है। एक प्रकार का ये है। एक हमने कहा यहाँ पे भी दो जीन है, यहाँ पे भी सेम जीन लिख लेते हैं, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है क्रोमोसोम नंबर 2। अब 2 में क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम थे, जब यहाँ पे क्या था, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था, ये क्रोमोसोम सेपरेट होने वाले थे, तो इन क्रोमोसोम में क्या हो गया, यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, ठीक है। इस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार से अटैच हो गए, और अटैच हुए तो जब यहाँ पे ये सेपरेट हुए तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, देखिए। एक को हम ब्लू कलर में दिखाते हैं और एक को हम यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाते हैं। अब हुआ क्या, देखिए जब यहाँ पे ये क्या हुए, सेग्रीगेट हुए, और जब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, स्मॉल ए के साथ यहाँ पे क्या आ गया है, कैपिटल बी आ गया है, ठीक है। और कैपिटल ए के साथ यहाँ पे क्या आ गया है, स्मॉल बी आ गया है। क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गए हैं, क्रॉस हो गया है, आपके पास एक नया कॉम्बिनेशन आया है जिसे आपने क्या कहा, रिकॉम्बिनेशन कहा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो कॉम्बिनेशन आपको दोबारा से मिला, ठीक है। एक तो क्या हुआ, आपने दो चीजें यहाँ पे देखी हैं। एक में क्या हुआ, हमने कहा कि यहाँ पे क्या था, एक क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम पे दो प्रकार के जीन थे, ध्यान रखिए, एक जीन ये है, एक जीन ये है, जीन हमेशा पेयर में रहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब भी ये क्या हो रहे थे, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे तो एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। जब एक दूसरे के साथ अटैच हुए तो इन्होंने कुछ पार्ट की अदला बदली कर दी, यानी कि इन्होंने क्या कर दी है, जो एलील थे, एलील की इन्होंने अदला बदली कर दी है। जैसे कि आपने क्या कहा, पहले स्मॉल के साथ ए के साथ क्या था, स्मॉल बी था इस वाले क्रोमोसोम पे, तो आपने देखा स्मॉल ए के साथ यहाँ पे कैपिटल बी आ गया है। पहले आपने कहा कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी था इस क्रोमोसोम पे, और यहाँ पे कैपिटल ए के साथ क्या आ गया है, स्मॉल बी यहाँ पे आ गया है। इस अदला बदली को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर के साथ आपने एक और केस देखा है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, देखिए दोनों में अगर हम मैं डिफरेंस देखने को कहूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आपने क्या देखा कि एक जो जीन पेयर था जिसे हम फर्स्ट नंबर पे रख रहे हैं, उसमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी, उन दोनों के बीच में जो स्थान है वो बहुत कम है। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि ये दोनों क्या है, पास पास हैं। वहीं हम यहाँ पे बात करें ए और बी, तो इन दोनों के बीच में स्थान क्या है, ज्यादा है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों में देखेंगे जो क्रोमोसोम का पहला सेट है और दूसरा सेट है, उस दोनों में डिफरेंस क्या था कि जहाँ सेट नंबर 1 में क्रोमोसोम ए और बी के बीच में का जो गैप है वो बहुत कम है, वहीं सेट नंबर 2 में क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है। जब गैप ज़्यादा होगा दो क्रोमोसोम के बीच में तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। हमने कहा कि ये दोनों बहुत पास पास थे, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच भी हुए तो इन्होंने अपने क्रोमोसोम की अदला बदली नहीं की, क्योंकि इतना स्पेस था ही नहीं, क्योंकि क्या था, इतना स्पेस था ही नहीं, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। जब ये दोनों बहुत क्लोज थे और जब यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एज इट इज आ गए हैं। क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या आ गए हैं, एज इट इज आ गए हैं, क्योंकि कैसे थे, पास पास थे। इसे हमने अभी क्या कहा, इसे आपने नाम दिया लिंकेज, ठीक है।
इसे आपने क्या कहा, लिंकेज कहा। जब क्रोमोसोम एज इट इज क्या हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, उसे हम लिंकेज कह रहे हैं। और जब हमने कहा कि क्रोमोसोम पे जो जीन थे वो क्या थे, उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो ज्यादा था, तब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अपनी जीन की अदला बदली कर दी। अदला बदली की तो आपके पास एक नया कॉम्बिनेशन आया है जिसे आपने रिकॉम्बिनेशन कहा या क्रॉसिंग ओवर कहा। तो अगर आप लिंकेज को देखेंगे तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लिंकेज को, लिंकेज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि दो जीन के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अगर दो, यही हम कहते हैं, हमने कहा कि ये जो है डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो लिंकेज के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है तो लिंकेज के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लिंकेज इक्वल टू 1 अपॉन रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कब ज्यादा होंगे, जब लिंकेज के चांसेस कम होंगे, क्योंकि लिंकेज अगर होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा, नया कॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के बारे में। और आपने क्या देखा, रिकॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिंकेज का जो पता चला है वो पता चला है ड्रोसोफिला पे। तो सबसे पहले आपको देखना है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टीएच मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे, क्यों ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्या उन्होंने कैरेक्टर वहाँ पे लिए थे, किस प्रकार से वहाँ पे क्रॉस किया था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, लिंकेज की डेफिनेशन को आप नोट करेंगे, साथ ही आप समझेंगे कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे टीएच मॉर्गन की। ठीक है, और टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, फ्रूट फ्लाई पे। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला कहते हैं। तो जब टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्हें पता चला था लिंकेज का। ठीक है, तब उन्हें क्या पता चला था, लिंकेज का पता चला था। अब आपको करना क्या है, जो टीएच मॉर्गन है उन्होंने क्यों ड्रोसोफिला पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कि जब हम बात कर रहे थे मैंडल्स के लॉस की तब भी हमने यही क्वेश्चन आपसे किया था कि क्यों मैंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सेम क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्यों टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को ही चूज किया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और देखेंगे कि इसके बाद टीएच मॉर्गन ने क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई हैं। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे लिंकेज के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन के बारे में। आपको घर से ये करके लाना है कि जो टीएच मॉर्गन है उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था और क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने उसी ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई को चूज किया था, ये आप घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।